है सबको। नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी है। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कक्षा 11 में मापन एवं मात्रक अर्थात अध्याय 2 पर चर्चा करूँगा, जिसमें मैं भाग 3, यहाँ पर मैंने 4 भाग लिए थे, तीसरे भाग पर मैं चर्चा करूँगा। चर्चा के बिंदु कुछ इस प्रकार से होंगे। इसके पहले जो मैंने आप लोगों से बात की थी, त्रुटि देखी थी, मापन में त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं और उन त्रुटियों का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, उन त्रुटियों से बचा कैसे जा सकता है, इस पर चर्चा की थी। और आज मैं आप लोगों से यहाँ पर सार्थक अंकों पर बात करूँगा। अर्थात चर्चा के बिंदु में हमारे पास सार्थक अंकों की विशेषताएं, सार्थक अंकों की पहचान के नियम हैं। कितने सार्थक अंक होंगे, इस प्रकार से जब नियम के हिसाब से हम काउंट करेंगे। परिमाण की कोटि पर बात करूंगा, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन और सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम पर बात करूंगा, संबंधित प्रश्न एवं गृह कार्य। तो बच्चों, आगे हम यहाँ पर अभी सार्थक अंकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अब ये संदिग्ध अंक क्या है, जरा इस पर चर्चा कर लीजिए। मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हमने किसी भौतिक राशि की माप, छड़ की लंबाई 2.53 सेंटीमीटर ज्ञात की। अब ये राशि निश्चित रूप से 2.52 सेंटीमीटर तथा 2.54 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है कुछ भी, परंतु यहाँ पर हम इसे 2.52 के बाद और 2.54 के पहले अर्थात 2.53 यहाँ पर ले रहे हैं। तो संदिग्ध अंक इसमें कौन हो गया? ये 3 हो गया, क्योंकि लिया तो हमने पूरा 3 है और इन दोनों के बीच में कुछ हो सकती थी वैल्यू, या इन दोनों के बीच में, लेकिन हमारा जो मापक यंत्र है उसकी एक सीमा है, तो उस सीमा के अकॉर्डिंग जो हमारा अल्पतमांक होगा वहाँ पर से ही ये राशि जो अंतिम अंक है हमारा, इसमें यही संदिग्ध अंक कहलाएगा। आगे बच्चों हम बात करना चाह रहे हैं सार्थक अंकों की कुछ विशेषताएं हैं, जरा इन पर भी ध्यान दीजिए। मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। आप देखिए, कोई राशि हम मापते हैं 2.5 सेंटीमीटर मीटर स्केल से। वर्नियर कैलिपर से अगर हम यही राशि ले रहे हैं, मान लेते हैं 2 अंकों तक निकल आया, ये देखिए सेंटीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर से था, और 2.530 सेंटीमीटर ये स्क्रू गेज से निकला है। हमने देखिए मीटर स्केल से सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात मिलीमीटर तक ही हमारी सीमा है। अल्पतमांक उसका 1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर से सेंटीमीटर के सभी हिस्से को हम मेज़र कर सकते हैं, अर्थात हमारा यहाँ पर अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, और इसी तरह से स्क्रू गेज में अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है सार्थक अंकों की संख्या। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये 0 भी काउंट होता है। तो आप देखिए कि सार्थक अंकों की संख्या अल्पतमांक पर निर्भर कर रही है। अल्पतमांक जितना कम है, सार्थक अंक उतने ही ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, दशमलव बिंदु के स्थित का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों, एक राशि है हमारे पास, मान लीजिए इस तरह से है,
देखिए यहाँ पर 2.50 सेंटीमीटर, और इसी को हम जब मिलीमीटर में लिखते हैं तो 25.0, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया मिलीमीटर। और यदि इसे मीटर में हम लिखते तो क्या लिखते, 0.0250 मीटर। आप देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है और ये मीटर में है, लेकिन तीनों में ही सार्थक अंकों की संख्या 3 है, अर्थात दशमलव से सार्थक अंकों पर फर्क नहीं पड़ा। दशमलव कहीं भी हो, सार्थक अंक पूरे गिने जाएंगे। अभी हम आपको वो नियम बताएंगे किस तरह से होगा। एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा, माप उतनी ही ज़्यादा यथार्थ। अर्थात देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, इसी एग्जाम्पल में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 2.5 सेंटीमीटर, तो सार्थक अंक कितने, 2 हैं। ये राशि जो हमारे पास भौतिक राशि की माप लिखी हुई है, ये सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को बता रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। और इस राशि पर हमने बात किया था कि ये राशि सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को बता रही है, और ये राशि सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को बता रही थी। तो राशि यहाँ पर जो भी मापी गई है मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से, सार्थक अंक जितने ज़्यादा हो रहे हैं उतना ही उसकी माप यथार्थ हो रही। भाई सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक को मेज़र कर रहा है यहाँ पर, तो यथार्थता यहाँ पर हमारी ज़्यादा है, वर्नियर कैलिपर्स में उससे कम यथार्थता है। और मीटर स्केल में ये 2.5 सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक को ही मेज़र कर रहा था। तो जितने सार्थक अंक ज़्यादा उतनी यथार्थता उसकी ज़्यादा। एक और इसमें विशेषता है, माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे प्रतिशत त्रुटि उतना ही देखिए कम होगी। यहाँ पर हम एक आपको एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। तो ये लीजिए, इस जगह पर अगर आप याद कीजिए, पिछले भाग में मैंने आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना बताया था। कितना होगा इस नाप में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि होगी यहाँ पर। अर्थात कितनी निकल आई ये प्रतिशत त्रुटि, 4%। अभी यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, तो ये 2 अंकों तक है, देख लीजिए। तो 0.01 अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 था, याद कीजिए, 2.53 इंटू 100, लगभग ये कितना आ जाएगा, 0.4%। परंतु यदि इस नाप को आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसी तरह से जब आप निकालेंगे बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 0.04%। आप देखिए जितना ज़्यादा सार्थक अंक हो रहे हैं उतना ही प्रतिशत त्रुटि कम होती जा रही है। 4% थी यहाँ पर मीटर स्केल के केस में, वर्नियर कैलिपर्स के स्केल में 0.4 लगभग पे है ये बच्चों, और ये भी यहाँ पर 0.04 लगभग। तो जितना ज़्यादा सार्थक अंक होंगे उतना ही प्रतिशत त्रुटि में कमी होगी, ठीक है। या जितना अल्पतमांक कम होगा उतना सार्थक अंक अधिक होंगे, उतना प्रतिशत त्रुटि में कमी होगी। तो बच्चों अभी आप लोगों ने सार्थक अंकों की विशेषताएं देखी। अब हम आपको बताते हैं सार्थक अंकों की पहचान किस प्रकार से करेंगे, उसके कुछ नियम हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला नियम है, संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक होता है। अर्थात आपके पास यहाँ पर एक संख्या दी हुई है और इसमें देखिए अशून्य अंक जितने भी हैं ये सभी के सब सार्थक होंगे। अर्थात सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 सार्थक अंकों की संख्या है। नियम दूसरा देखिए क्या है,
दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले अंक भी सार्थक लिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, अशून्य अंक आपको ये यहाँ पर 3 है, 8 है और बीच में जो भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं अर्थात ये सारे ज़ीरोज़ हमारे काउंटेबल होंगे। तो कुल मिलाकर के सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 7 है। बच्चों, यदि यहीं पर ये तो बात हुई दशमलवहीन संख्या है, अगर दशमलव की संख्या होती जैसे 10.08, अब इसमें देखिए दशमलव की संख्या, इसमें भी बीच के ज़ीरोज़, ये सारे ज़ीरोज़ काउंट होंगे अर्थात यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पहला और दूसरा नियम हुआ। आगे चलते हैं नियम नंबर 3 पर। एक और नियम हमारे पास है बच्चों, ध्यान दीजिए। दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अर्थात ये देख रहे हैं दशमलव संख्या है, ये भी है, ये भी है। इसमें अशून्य के बाद अंत में आने वाले ये ज़ीरोज़ काउंट होंगे अर्थात कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, बाद के ज़ीरोज़ लिए जाएंगे लेकिन पहले के ज़ीरोज़, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए दशमलव संख्या में पहला अशून्य जो भी पूरी संख्या में मिल जाएगा, पहला अशून्य, उसके बाईं ओर के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। यहाँ पर पहला अशून्य 8 है, बाईं ओर के 2 ज़ीरो और ये भी जो है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे सार्थक अंक होंगे। बाद के ज़ीरो सार्थक अंक 4 इसमें भी देखिए बाद के शून्य लिए जाएंगे, 4 सार्थक अंक, यहाँ भी 4 सार्थक अंक प्राप्त हो रहे हैं। एक और नियम हमारे पास है, दशमलव वाली संख्या के प्रारंभ में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ध्यान दीजिए, अभी मैंने इसमें भी यही बात बताई कि पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, बाद में आने वाले सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, एक उसी से मिलता जुलता बात है कि ये वाले ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे क्योंकि अशून्य के पहले ये ज़ीरो भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये दोनों भी नहीं काउंट, अर्थात 3 3 3 यहाँ पर सार्थक अंक हैं। और बाद के ज़ीरोज़ अगर होते तो वो भी सार्थक अंकों में थे, लेकिन पहले वाले ज़ीरोज़, पहले अशून्य के बाईं ओर के ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये अगला नियम भी हम लोग देख लेते हैं। दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। दशमलवहीन अर्थात दशमलव नहीं है संख्या में, देख लीजिए आपके पास यहाँ पर एक संख्या लिखी, तो इस संख्या में बीच के शून्य तो ये काउंट होंगे, लेकिन ये अंत में आने वाले शून्य नहीं लिए जाएंगे। अर्थात यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सार्थक अंक इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कोई और संख्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें दाईं ओर के बिल्कुल दाहिनी तरफ के शून्य सार्थक नहीं होंगे यदि उसमें दशमलव नहीं है। और एक उसमें बारीकी और है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसमें मात्रक ना दिया हो। अर्थात मात्रक दिया होता तब फिर बात दूसरी हो जाएगी, वो मैं आपको देखिए इसीलिए यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नियम 5 में यदि दी गई संख्या किसी वास्तविक माप पर आधारित है, अर्थात आप देख रहे हैं कि इस राशि में किलोग्राम यहाँ पर यूनिट लिख दिया गया है, तो जब यूनिट लिख दिया गया है तो ये लास्ट के ज़ीरोज़ काउंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी ली जाएगी? 8 ली जाएगी। मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूनिट नहीं है, बाद के ज़ीरोज़ नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पर यूनिट है अर्थात ये यहाँ पर वास्तविक माप है, तो इसमें ये ज़ीरोज़ काउंट होंगे। इसी प्रकार से 200 मीटर यदि यहाँ पर कोई नाप ली गई है तो इसमें ये दोनों ज़ीरोज़ जुड़ जाएंगे और अभी यहाँ पर सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 200 लिखा होता तो यहाँ पर सार्थक अंक सिर्फ एक ही था, ये ज़ीरोज़ तो नहीं लिए जाएंगे। तो बच्चों अभी देखिए ये जो भ्रांति हमारे पास है, मिस्टेक होने के चांसेस थे लास्ट में ज़ीरोज़ पे जो बात हो रही है,
तो हम यहाँ पर परिमाण की कोटि को भी बताना चाहते हैं, जिसमें कि कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको शायद। तो मान लीजिए कोई राशि हमने यहाँ पर 4.300 मीटर मेज़र की, और इस राशि को हम यहाँ पर यदि सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, 430.0 सेंटीमीटर, अर्थात 100 से गुणा कर दिया। या फिर हम इसे किलोमीटर में लिखना चाहते तो देखिए यहाँ पर 0.00430020 भी तो लगे हैं किलोमीटर। और यदि इसे हम मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 4300 मिलीमीटर। अब यहाँ पर तो ठीक है, आपको 4 सार्थक अंक दिखलाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिखलाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिखलाई दे रहे हैं, जो पीछे बात हो चुकी नियम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर भी आपको नियम के हिसाब से तो याद है, ये यूनिट लगा हुआ है तो ये ज़ीरोज़ लिए जाएंगे। लेकिन ये शंका जो है हम देखिए यहाँ पर कैसे दूर कर सकते हैं। इसको देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4.300 इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर। वैज्ञानिक संकेत में यदि हमें लिखना है तो 10 की घातों के रूप में a इंटू 10 की घात b के रूप में लिखा जाता है। तो ये a इंटू 10 की घात b। यहाँ पर भी देखिए इसको लिखते हैं तो 4.300 इंटू 10 की घात कितने बार, 1 2 3 -3 किलोमीटर। और यहाँ पर इसे अगर लिखते तो 4.300 इंटू 10 की घात 3 मिलीमीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब स्पष्ट है, आपको 4 सार्थक अंक होंगे, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये वैज्ञानिक निरूपण का तरीका है। इसमें एक बारीकी हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ a 1 से लेकर के 10 तक की कोई संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है कोई, और b 10 के ऊपर की घात है, अर्थात ये b देखिए 10 के ऊपर की घात है, a कोई संख्या 1 से 10 तक की हो सकती है। तो यदि a का मान 5 या 5 से छोटा है, 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, तो इसे 1 मानेंगे। और यदि 5 से बड़ा है 10 तक तो इसे हम पूरा 10 ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। याद कीजिए हमने आपको बताया था 1 लाइट ईयर कितना होता था, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। ध्यान दीजिए a प्लस 10 रेज़ टू द पावर b का फॉर्म है। यहाँ पर a का मान कितना है, 5 से बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा है तो इसे हम पूरा 10 ले सकते हैं, जैसा कि बात है ना, होने पर 10 मान सकते हैं। तो ये जब 10 मान लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कितना कह देंगे, 10 की घात 15, तो पहले से एक और मिल गया 16। तो ये इसकी कोटि हो गई 16, और ये इस कोटि का है 10 की घात 16 मीटर की कोटि का है। अप्रॉक्सीमेशन से हम लगभग ये उसमें आ गए। तो इस रूप में प्रकट करने से हमें राशि के बारे में पता चल जाता है। आगे बच्चों थोड़ा सा बात करना चाहेंगे हम अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन देखिए करते हैं। मान लीजिए कि कोई हमें 3 अंकों तक संख्या को लिखना है और चौथा एक अंक उसमें और लगा है, मैं उसको हटाना चाहता हूं, जिसको राउंडिंग ऑफ कहते हैं। तो उसका नियम क्या है पूरी तरीके से समझिए। तो यहाँ पर यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है, अर्थात कोई संख्या ऐसी लिखिए जिसमें कि जिस अंक को हटाना है वो 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक को हटाते क्या है, बाईं तरफ एक बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, लीजिए 2.546, ये सपोज कीजिए कि मीटर में कोई राशि लिखी है और हमें इसे 3 सार्थक अंकों तक लिखना है। अर्थात ये जो 6 है इसको 5 से अधिक है ना, हटा करके हम इसे कितना लिख सकते हैं, 2.5, और 4 को एक बढ़ा देंगे इतना मीटर, 3 अंकों तक हम ले आए। परंतु यदि ये 5 से छोटा होता छोड़ने वाला अंक, तो हम बाईं ओर को बढ़ाते नहीं। तो एग्जाम्पल इसका भी है, अर्थात ये अगर होता 2.45
436 होता सपोज कीजिए, अब 362 होता सपोज कीजिए, कोई संख्या है हमारी, और इसमें हम ये 2 देख रहे हैं ना, 5 से छोटा है तो इसको हटा देते तो ये राशि कितना बन जाती, जो भी इसका यूनिट हो यहाँ पर, तो 2.436। अब बाईं तरफ को एक बढ़ा नहीं रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर बाईं तरफ एक बढ़ाया था क्योंकि 6 को हटाया था, 5 से बड़ा था, यहाँ पर 2 को हटाया है, 5 से छोटा है, तो बाईं ओर को हम एक नहीं बढ़ा रहे हैं। परंतु ध्यान दीजिए जरा सा, यदि ये हटाने वाली संख्या 5 है, हटाने वाली संख्या 5 है, अर्थात ये है, हम 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करना चाहते हैं, और अब ध्यान देंगे मैंने 5 से बड़ा लिया, एक बार 5 से छोटा लिया, लेकिन अगर 5 है और बाईं ओर यहाँ पर सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है, तब फिर 5 को हटाएंगे, 3 अंकों तक लाना था, तो 6 को अपरिवर्तित रखेंगे, अर्थात ये इतना ही रहेगा, जो भी इसकी यूनिट है वो तो लगेगी। और दूसरी ओर एक बात और ध्यान देंगे, यदि 5 को हटाना है और बाईं ओर का अंक विषम संख्या है, अर्थात 3 यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, तब इसे 1 बढ़ा दिया जाएगा। तो 5 को हटाएंगे, 3 को 1 बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3.44 हो जाएगा। याद रखिएगा 5 है लास्ट संख्या जिसे हटाना है, मान लीजिए 3 अंकों तक लाना था, 4 अंकों में लिखा हो, 5वां ये चौथा अंक हटाना है हमें, तो बाईं ओर सम या विषम पर ध्यान देते हैं। सम है तो अपरिवर्तित रखेंगे, यदि विषम है तो बाईं ओर जब हम राउंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे। तो बच्चों अब देखिए, सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम हम देखेंगे। संख्याओं को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा और भाग करते हैं, रिजल्ट जो प्राप्त होता है उसमें जितने अंकों तक हमें उसे लिखना है उस पर ध्यान देते हैं। सार्थक अंक किस तरह से यहाँ पर देखते हैं, देखिए। तो पहले हम आपको जोड़ने का जो यहाँ पर बात है वो बताना चाहते हैं। तो जोड़ते या घटाते समय अंतिम परिमाण में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितने दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली इस माप में हैं। तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक, यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हमें साधारण रूप से जोड़नी है, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं। तो हमें जो इसका जोड़ प्राप्त हुआ, बच्चों आपके पास कॉपी पेन है, जोड़ करके देखिए इतना प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें दशमलव के बाद 1 अंक सबसे कम इस संख्या में था, इसलिए हमें 1 अंक तक लिखना है। तो यहाँ पर राउंड करेंगे, देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए 5 है, 5 को हटाते हैं, यहाँ पर बाईं तरफ पे देखिए विषम है, फिर भी ये बढ़ेगा, ठीक है 10 हुआ, और उसके बाईं तरफ अब यहाँ पर 10, ये 5 से बड़ी संख्या हो गई, तो ये यहाँ पर 6 को 7 हो जाए, तो कुल मिला करके ये रिजल्ट आपका 1 अंक तक कितना 27.7 सेंटीमीटर मिलेगा। ये तरीका हुआ, पहला नियम हमारा संक्रियाओं पर है, जोड़ने का और घटाने का। तो आगे देखिए, गुणा और भाग के लिए भी हमारे पास में नियम है। नियम दूसरा है, इसमें ध्यान दीजिए क्या खास बात है। विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में फर्क समझिए। उसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक जितने थे, और यहाँ पर पूरी संख्या के लिए देखिए कहा गया है सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या। तो देख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए, कांच के गुटके की लंबाई 10.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी और मोटाई इतनी मापी गई है किसी यंत्र से। इसका आयतन उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपने लिखा, जिसको मोटाई ही कह रहे हैं यहाँ पर, ऊंचाई को मोटाई यहाँ पर दिया हुआ था कांच के गुटके का। तो इन मापों को आपने रखा और गुणा किया, सेंटीमीटर 3 बार आया, घात 3 लग गया, और ये यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल इतना आया। परंतु यहाँ पर बच्चों हमें इसे कितना, सबसे कम देखिए कितना, 2 सार्थक अंकों तक थे हम। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में भी 2 सार्थक अंक रखने, अर्थात राउंड अप करेंगे देखिए तो 8 को हटाकर यहाँ पर 1 बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 है और ये 1 है, अर्थात इससे ये राउंड ऑफ में बढ़ेगा नहीं। कुल मिलाकर के 97 2 अंकों की सार्थक
अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से रिजल्ट 97 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होगा। बच्चों, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, बहुत सिंपल से हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस में जब आप फिज़िक्स में काम करते हैं और सार्थक अंकों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं पर अज्ञानता रह जाएगी, इसलिए पूरी तरह से इनको जानना है और अपने में आत्मसात करना है। देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको नियम बताए थे उनको ध्यान में रखिए और पहचानिए। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 सार्थक अंक हमें बताने थे यहाँ पर। तो अशून्य के बाईं ओर, पहले अशून्य के बाईं ओर के जीरोज नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 की घातों के रूप में यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद वाले जीरोज, बिल्कुल बाद वाले जीरोज लिए जाएंगे, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या 4 है। यहाँ पर भी बाद के लिए जाएंगे, सारी दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर भी 4 है सार्थक अंकों की संख्या। यहाँ पर भी देख रहे हैं 4 है, दशमलव कहीं भी लगा हो बताया गया था आपको नियम में, और यहाँ पर भी वही बात है, सार्थक अंकों की संख्या बच्चों 4 है। तो इस तरह से ये सवाल आप यहाँ पर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसी से संबंधित कुछ हमने आप लोगों को गृह कार्य दिया हुआ है बच्चों, इस पे जरा सा ध्यान दीजिए। गृह कार्य में किसी पट्टी की नापी गई लंबाई आपको दी हुई है सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी आपको सेंटीमीटर में दी है, इसका क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलीमीटर वर्ग में ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर में दिया है इसको आप समझिए किस तरह से परिवर्तित करेंगे मिलीमीटर के लिए, और जो सूत्र लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको बताया गया है, उसको लगाइए। अब आप उसको लगाने के बाद यहाँ पर रिज़ल्ट निकालते समय ध्यान रखेंगे कि रिज़ल्ट कितना लिखना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 3 अंकों तक पूर्णांकन करना है। इन तीनों संख्याओं का 3 अंकों तक पूर्णांकन करना है। ध्यान दीजिएगा, वही जो नियम बताए थे, 5 के बाईं तरफ सम है या विषम है, जीरोज हैं तो भी वही बात लगेगी, सम या विषम का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद में रिजल्ट। और इनमें आपको सार्थक अंक ज्ञात करने हैं, जैसा मैंने प्रश्न भी किया था उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। बच्चों, आगे आपसे कहना चाहूँगा, ये वीडियो आप लोगों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। दीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से। और आपको बताएं, इस अध्याय से संबंधित कुछ आपको बातें यहाँ पर हो सकता है कि लग रहा हो कि जाननी है और डिस्कशन करना है, तो वर्चुअल क्लासेस में ऑनलाइन जो आपके टीचर्स हैं उनसे वर्चुअल क्लासेस में आप बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। बच्चों, एक और बात बतानी है आपको कि ये वीडियो आपको गूगल ऐप पे भी यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप इसे बार बार देख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार